ज़हीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर एक कमाल का आदमी था। वो सेंट्रल एशिया में एक छोटी सी सल्तनत फरगाना में पैदा हुआ था। उसका खानदान बहुत इंप्रेसिव था। अपने पिता की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और अपनी मां की तरफ से वो चंगेज खान का रिश्तेदार था। बाबर का सपना था एक बहुत बड़ी सल्तनत बनाने का। उसने छोटी उम्र से ही बहुत मुश्किलें झेली। उसने अपने पिता की सल्तनत खो दी थी। उसे वापस पाने के लिए और नई जमीनें ढूंढने के लिए उसने बहुत लड़ाइयां लड़ी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। वो लोदी वंश का था। इब्राहिम अपने पिता सिकंदर लोदी के बाद सुल्तान बना, लेकिन इब्राहिम कोई पॉपुलर शासक नहीं था। उसके बहुत से सरदार उस पर भरोसा नहीं करते थे। वो घमंडी माना जाता था। उसके राज में दिल्ली सल्तनत अंदर से कमजोर होने के साइंस दिखा रही थी। बाबर एक अनुभवी योद्धा और काबिल जनरल था। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के पास बाबर जैसा एक्सपीरियंस नहीं था। उसके राज करने के तरीकों ने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बनाए। बाबर एक नई सल्तनत की तलाश में था। इंडिया अपनी मशहूर दौलत के साथ उसका नया फोकस बन गया। एक ऐतिहासिक टक्कर के लिए मंच तैयार हो रहा था। इब्राहिम लोदी का शासन बहुत से इंपॉर्टेंट लोगों को पसंद नहीं था। उसके सरदारों को लगता था कि उनकी इजात नहीं की जा रही। वो उन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता था। अफगान सरदार खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। इब्राहिम उनके पारंपरिक अधिकारों को कमजोर कर रहा था। उसने कुछ सरदारों को सजा दी। इससे डर और नाराजगी का माहौल बन गया। दरबार साजिशों का अड्डा बन गया। नाखुश सरदार उसे गद्दी से हटाने के तरीके ढूंढने लगे। दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था। उसे डर था कि इब्राहिम उसे हटाने की कोशिश करेगा। दौलत खान को लगा कि उसकी ताकत खतरे में है। आलम खान लोदी ने भी अहम भूमिका निभाई। आलम खान इब्राहिम का चाचा था। उसका मानना था कि दिल्ली की गद्दी पर उसका हक बनता है। दौलत खान ने आलम खान की ख्वाहिश का साथ दिया। मिलकर उन्होंने बाबर को बुलाने का फैसला किया। यह न्योता बाबर का इंतजार कर रहा था। उसने हमले के लिए अपनी फौजों को तैयार करना शुरू कर दिया। बाबर ने हमले की तैयारी शुरू कर दी। बाबर ने हमले की तैयारी शुरू कर दी। बाबर ने हमले की तैयारी शुरू कर दी। बाबर की फौज बहुत बड़ी नहीं थी। अंदाजा है कि उसके पास करीब 12,000 से 15,000 सैनिक थे, लेकिन उसके सैनिक बहुत एक्सपीरियंस थे। वो कई सालों की लड़ाई से मंझे हुए थे। उसके ज्यादातर सैनिक माहिर घुड़सवार थे। वो बाबर के वफादार थे। उन्हें उसकी लीडरशिप पर पूरा भरोसा था। इंपॉर्टेंटली, बाबर की फौज के पास कुछ नया था। उनके पास तोपें और बंदूकें थीं। ये थीं तोपें और मैचलॉक बंदूकें। ये टेक्नोलॉजी इंडियन मैदान जंग के लिए काफी नई थी। इब्राहिम लोदी की फौज गिनती में बहुत ज्यादा थी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उसके पास करीब 1 लाख सैनिक थे। उसके पास बड़ी संख्या में जंगी हाथी भी थे। हाथी पारंपरिक तौर पर इंडियन फौजों में ताकत का सिंबल माने जाते थे, लेकिन उसकी फौज बाबर की फौज जितनी वेल ट्रेन्ड नहीं थी। वो अलग अलग ग्रुप से बनी थी। इनमें से कई ग्रुप्स इब्राहिम के ज्यादा वफादार नहीं थे। बाबर की ताकत उसकी काबिल लीडरशिप थी। उसकी फौज डिसिप्लिन्ड और फुर्तीली थी। उसका बारूदी हथियारों का इस्तेमाल गेम चेंजर था। इब्राहिम लोदी की ताकत उसके ढेर सारे सैनिक और हाथी थे। उसकी कमजोरी थी उसकी पुरानी मिलिट्री टैक्टिक्स। बाबर के सैनिक घर से दूर जिंदा रहने और एक नए भविष्य के लिए लड़ रहे थे। इब्राहिम लोदी के सैनिक एक ऐसे सुल्तान के लिए लड़ रहे थे जिसे बहुत लोग पसंद नहीं करते थे। बाबर मिलिट्री स्ट्रैटेजी का बहुत शौकीन स्टूडेंट था। उसने जंग के नए तरीकों के बारे में सीखा था। उसने टर्की के ऑटोमन्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टैक्टिक्स अपनाई। ऑटोमन्स तोपों और बंदूकों के इस्तेमाल में माहिर थे। बाबर इन हथियारों की ताकत को समझता था। उसने उस्ताद अली कुली को अपनी तोपें संभालने के लिए लाया। मुस्तफा रूमी भी एक एक्सपर्ट तोपची था। इन लोगों ने बाबर के सैनिकों को तोपों का असरदार तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया। बाबर ने पानीपत में तुलुगमा और अराबा टैक्टिक्स इस्तेमाल की। उसने अपनी फौज को यूनिट्स में बांट दिया। ये यूनिट्स दुश्मन पर किनारों से हमला करती थीं। उसने गाड़ियों की एक लाइन बनाई। तोपें और बंदूक वाले इन गाड़ियों के पीछे से गोलियां चलाते थे। पानीपत में बाबर ने अपने डिफेंसेस बहुत ध्यान से लगाए। उसका दाहिना किनारा प्रोटेक्टेड था। उसका बायां किनारा खाई और पेड़ों से प्रोटेक्टेड था। बीच में उसने अपनी तोपें और बंदूक वाली पैदल सेना रखी। जब लोदी की फौज ने हमला किया तो बाबर की तोपों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। तोपों के शोर और ताकत ने लोदी के सैनिकों को डरा दिया।
पानीपत आज के हरियाणा में एक बड़ा समतल मैदान है। ये दिल्ली के नॉर्थ में है। ये इलाका इंडियन हिस्ट्री की कई इंपॉर्टेंट लड़ाइयों का गवाह रहा है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसका एक मेन कारण थी। पानीपत नॉर्थ वेस्ट से दिल्ली आने वाले मेन रास्ते पर पड़ता था। सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर अक्सर पानीपत से गुजरते थे। इस रास्ते पर कंट्रोल करने का मतलब था नॉर्थ इंडिया के दिल तक पहुंच पर कंट्रोल करना। खुला मैदान बड़ी फौजों के लिए पैंतरेबाजी करने और लड़ाई में शामिल होने के लिए भी सही था। बाबर इब्राहिम लोदी से पहले पानीपत पहुंचा। उसने इस टाइम का इस्तेमाल अपनी जगह ध्यान से चुनने में किया। उसने ऐसी पोजीशन चुनी जो उसे कुदरती फायदे दे। उसने अपने बाएं किनारे को खाइयों और गिरे हुए पेड़ों की रुकावट से मजबूत किया। मेन लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई। इब्राहिम लोदी की फौज पहुंची और उसने बाबर का डिफेंसिव सेटअप देखा। लोदी कुछ दिनों तक झिझकता रहा, लेकिन आखिर में उसने सामने से हमला करने का फैसला किया। उसकी फौज पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी संख्या और हाथी बाबर की छोटी फौज पर भारी पड़ेंगे। यह बिल्कुल वही था जिसका बाबर ने अंदाजा लगाया था। लड़ाई बहुत देर तक नहीं चली। यह दोपहर तक यह खत्म हो गई थी। पानीपत में बाबर की जीत बहुत तेज और डिसाइसिव थी। इसका फौरन रिजल्ट यह हुआ कि लोदी की फौजें हार गईं। इब्राहिम लोदी के मरने के साथ ही उसकी फौज दिशाहीन हो गई। बाबर ने तेजी से बड़े शहरों पर कब्जा करना शुरू किया। उसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी पर कब्जा करने के लिए फौजें भेजी। उसने आगरा, एक और इंपॉर्टेंट शहर, में भी एक टुकड़ी भेजी। बाबर खुद पहले दिल्ली गया। उसने खुद को नया शासक घोषित कर दिया। दिल्ली और आगरा के खजाने उसके हाथ लग गए। ये दौलत उसके आगे के प्लान्स के लिए बहुत जरूरी थी। पानीपत की हार ने लोदी वंश का अंत कर दिया। लोदी शासकों ने 75 सालों से ज्यादा दिल्ली पर राज किया था। उनकी ताकत अब टूट चुकी थी। दिल्ली सल्तनत, जो सदियों से इंडिया में एक बड़ी ताकत थी, बुरी तरह कमजोर हो गई। वो अपनी पुरानी शान कभी वापस नहीं पा सकी। लड़ाई ने दिखा दिया कि पारंपरिक इंडियन फौजें कमजोर थीं। वो नई मिलिट्री टेक्नोलॉजीज और टैक्टिक्स के सामने कमजोर थीं। लेकिन बाबर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। लड़ाई जीतना एक बात थी, अपनी नई सल्तनत को मजबूत करना दूसरी। पानीपत की पहली लड़ाई वाकई एक ऐतिहासिक घटना थी। बाबर की जीत ने इंडिया में मुगल सल्तनत की नींव रखी। इस सल्तनत ने 300 सालों से ज्यादा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बड़े हिस्सों पर राज किया। बाबर खुद अपनी जीत के बाद ज्यादा दिन नहीं जिया। 1530 में उसकी मौत हो गई, लेकिन वो एक ताकतवर नए वंश के बीज बो गया था। उसके बाद आने वाले जैसे अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने उसके काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने सल्तनत को बढ़ाया और एक गहरी छाप छोड़ी। मुगल सल्तनत का इंडिया पर बहुत गहरा असर पड़ा। इसने इंडियन कल्चर, आर्ट और आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया। मुगलों ने ताजमहल और लाल किले जैसे शानदार मॉन्यूमेंट्स बनवाए। उन्होंने पेंटर्स, कवियों और संगीतकारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स शुरू किए। वो खाने और कपड़ों के नए स्टाइल्स भी लाए। फारसी, सेंट्रल एशियन और इंडियन ट्रेडिशंस के मेल ने एक यूनिक कल्चरल ब्लेंड बनाया। ये विरासत आज भी इंडिया में कई तरह से दिखाई देती है। पानीपत इसलिए सही मायनों में एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। यह सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, गैप टू एस। इसने एक युग, दिल्ली सल्तनत के खत्म होने का सिग्नल दिया और दूसरे मुगल युग की शुरुआत की।